नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है 26/11 मुंबई अटैक। अभी हाल में एक मूवी आई थी धुरंधर नाम की, जिसमें ये सीन दिखाया गया था 26/11 का। तो उसके बाद से लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ी है कि भाई क्या है, स्पेशली उन लोगों की जो उस समय नहीं थे या उनका वो पैदा नहीं हुए थे या फिर उस समय काफ़ी छोटे थे। उसमें मैं खुद का भी एग्जांपल ले सकता हूँ, क्योंकि 26/11 अटैक 2008 में हुआ था और मुझे ऑलमोस्ट एक महीना एक दिन हुआ था पैदा हुए। तो कोई उसका चांस ही नहीं है कि मेरे को उसके बारे में पता हो। तो पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, स्टार्टिंग से एंड तक उसकी प्लानिंग कैसे हुई थी और मतलब किसने किसने करवाया था, कौन आया था, कहाँ कहाँ अटैक्स हुए थे, ये सब हम आप डिस्कस करना चाहते हैं। तो कहानी शुरू होती है पाकिस्तान में 1971 से, कैडेट कॉलेज हुसैन अख्तर पाकिस्तान से। तो ये एक मिलिट्री कॉलेज था जहाँ पे जो मिलिट्री के बच्चे थे वो पढ़ते थे, यानी मिलिट्री पर्सन्स के जो बच्चे थे वो बच्चे पढ़ते थे। तो उनमें से दो बंदे थे, जिनमें से एक का नाम था तहव्वुर राणा और दूसरे का नाम था दाऊद सैयद गिलानी। ये दोनों अच्छे दोस्त थे। और इनका अगर आगे का मैं फ्यूचर बताऊं तो जो तहव्वुर राणा थे वो आगे चल के कनाडा जाते हैं, जहाँ पे वो सबसे पहले तो वो पाकिस्तान मिलिट्री में डॉक्टर रहते हैं। उसके बाद वो कनाडा शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे उनकी सिटीजनशिप लेते हैं। फिर वहीं पे अपनी एक कंपनी भी खोलते हैं, जिसके बाद में कई सारे ब्रांचेस भी खोलते हैं अलग प्रदेशों में। और वहीं जो दाऊद सैयद गिलानी थे वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आदमी के बेटे थे। तो उनका करेंटली नाम हमको नहीं ध्यान में है। तो वो काफ़ी समय तक पाकिस्तान में रहते हैं, पर 1977 में एक्चुअली वो खासियत क्या थी ना कि वो पाकिस्तानी लगते नहीं थे शक्ल से। बहुत गोरी शक्ल थी और एक आँख ब्लू थी और दूसरी ब्राउन थी। तो वो कहीं से भी पाकिस्तानी नहीं लगते थे। और इसका एक रीज़न ये है कि क्योंकि उनकी माँ जो थी वो यूएस से थी, वो पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं थी। तो 1977 में दाऊद गिलानी यूएस से शिफ्ट हो जाते हैं। बाद में करीब 2001 में जाके ये हाफिज़ सईद के टच में आते हैं, जो कि लश्कर ताइबा, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, इसके एक मेंबर थे या फिर एक बड़े लेवल पे, ऊंचे लेवल पे थे। तो उसके बाद उनसे मिलने के बाद इनकी बातचीत होती है और ये 2002 में पाकिस्तान वापस आते हैं, जहाँ पे अभी आतंक के लिए ट्रेनिंग शुरू करते हैं अपनी। और फिर बाद में जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है कई सालों की, 7-8 सालों की, तो उनको फॉरेन रिक्रूटमेंट विंग में रख लिया जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनका जो हुलिया था वो काफ़ी अलग था और ये दूसरे देशों में काम करने के लिए काफ़ी सही थे। इसके बाद हम आते हैं दूसरी साइड पे 2005 पे, एक लड़के की कहानी पे जिसका नाम है मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। कसाब नाम आपने कई बार सुना होगा, हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये उकारा पंजाब पाकिस्तान का एक लड़का था जो अपने घर से भाग गया था। क्यों भागा था? शायद अपने घर में किसी से लड़ाई कर लिया था, उस वजह से वो भाग गया था। एक बार जब ये रावलपिंडी में बंदूक ढूंढ रहा था, ये चोरियां किया करता था, तो रावलपिंडी में बंदूक खरीदते समय इसे लश्कर ताइबा का एक मेंबर मिलता है, जहां इसकी बातचीत होती है। उसके बाद इन्हें पता चलता है कि उसके जैसे ही 32 लड़कों को पकड़ा गया गया, मतलब पूछा गया है उनको मतलब उनकी सहमति के साथ उठाया गया है कि भाई अब आपका कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है तो आप हमारे साथ चलिए। और 32 लड़कों को सिलेक्ट किया गया है। बाद में इन लोगों की ट्रेनिंग होती है, लश्कर की ट्रेनिंग होती है ना। तो फिर उससे पहले आगे की जो मैं आपको ट्रेनिंग के स्टेजेस बताऊँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लश्कर ताइबा के जो हेड थे साजिद मीर, ये कहते हैं उनसे क्या नाम था उनका, सॉरी, दाऊद गिलानी से, कि भाई तुम जैसे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, फॉरेन रिक्रूटमेंट में हो गए, उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि भाई तुम यूएस जाओ, वहाँ पे अपना नाम चेंज करो, क्योंकि उनकी मदर जो थी वो यूएस की थी और उनका अलग नाम था। तो उन्होंने कहा मदर का नेम यूज़ करके अपना नेम चेंज कराओ, अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह बदल लो। मतलब दाऊद गिलानी से उसका नाम बदलना है। क्या नाम बदला अभी आपको बताते हैं, पर उससे पहले हम चलते हैं लश्कर के उन ट्रेनिंग स्टेजेस पे जो इन 32 लड़कों ने पास किए। सब ने नहीं पास किया, आखिरी तक आते थे 32-10 हो जाते हैं, कोई ख़त्म नहीं होता, किसी की मृत्यु नहीं होती। जो 12 लड़के भाग जाते हैं वहाँ से, मतलब छोड़ देते हैं, ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, सीधी बात। तो जो पहली ट्रेनिंग होती है उसका नाम होता है दौरा सूफ़ा। 5 स्टेजेस में ये ट्रेनिंग होती है। तो पहले ट्रेनिंग का नाम है दौरा सूफ़ा। 21 दिन की ये ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमको बेसिकली जो रिलीजियस ट्रेनिंग है, कुरान पढ़ाई जाती है और मोस्टली कुरान पढ़ाई जाती है। सुबह उठे, पीटी कराए, फिर उसके बाद ट्रेनिंग दी, यही चलता है। अब 21 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सेकंड ट्रेनिंग पे आते हैं, जिसमें इन्हें वेपन को सेट करना, चलाना नहीं, सेट करना सिखाया जाता है। उसके बाद जैसे कोड, सिंपल जो कोड्स होते हैं उन्हें रीड करना सिखाया जाता है। फिज़िकल ट्रेनिंग इनकी एक अच्छे लेवल पे होती है।
यानी कि जैसे जो मिलिट्री लेवल की ट्रेनिंग होती है वो इनकी करवाई जाती है। अब आता है इन 5 स्टेजों का सबसे कठिन स्टेज, जिसे कहते हैं दौराए खस्सा, जो कि करीब करीब 2.5 महीने की होती है। और ये काफ़ी हार्ड होती है कि इसमें काफ़ी लड़के भाग गए थे, मोस्टली लड़के इसी में भाग गए थे। और इस ट्रेनिंग का मेन क्या रहता है कि भाई इन्हें पहाड़ चढ़ाया जाता है, पर उस पहाड़ में खासियत क्या है कि भाई इन्हें 60 घंटे तक, 60 आवर्स तक इन्हें पहाड़ चढ़ना है बिना खाने पीने के। तो उसी डर से, मतलब भूख के मारे लड़के भाग जाते हैं। पर इस स्टेज को भी कई लोगों ने पार किया। उसके बाद अगला स्टेज आता है दौराए रिब्बत, जिसमें इन्हें इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग यानी कि जैसे आप समझो कि इन्हें सिखाया जाता है कि मान लो कंपास खो गया, तब भी कुछ आइडिया लगा कि इधर उधर कैसे करना है, या फिर कोई कंप्यूटिंग वाली चीज़ है, कंप्यूटर ऑपरेशन है, तो उसे कैसे ऑपरेट करना है। ये सब चीज़ें दौराए रिब्बत में सिखाई जाती है। इसमें कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती, इसमें केवल मेंटल ट्रेनिंग होती है। उसके बाद मेनली ये 4 स्टेजेस में इनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, यानी कि अगस्त 2008 को ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है। और पास कितने करते हैं? 10 लड़के। उन 10 में से नंबर 1 पे जो रहता है उसका नाम इस्माइल रहता है। इस्माइल, स्माइल नहीं, इस्माइल, आई आगे लगता है उसके नाम के, उसे नंबर 1 पे रखते हैं। इसीलिए इन 10 लड़कों के ग्रुप का भी जो हेड रहता है वो इस्माइल ही रहता है। और इसके बाद इनको कराची शिफ्ट किया जाता है, जहाँ कराची के पोर्ट पे फिर इनकी सीट की ट्रेनिंग होती है। यानी समुद्र में अगर आप खो गए हैं तो क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास, कैसे रहना है, कैसे खाना है, मछलियाँ कैसे पकड़नी है, स्विमिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें इन्हें सिखाई जाती हैं। और यहीं पे इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। ठीक। अब अब हम थोड़ा सा समय पीछे करते हैं, वापस आते हैं सितंबर 2006 में। अब दाऊद गिलानी ने अपना नाम बदल दिया है डेविड गोलमैन हेडली में। मतलब अब पहले तो उसका जो हुलिया था वो ऑलरेडी दूसरे देश का था, नाम उसने चेंज करा लिया, अपने उस नए नाम से उसने पासपोर्ट बना लिया, यानी ऑलमोस्ट वो कम्प्लीटली यूएस सिटीज़न हो गया। अब यहाँ पे खेल क्या होता है कि ये तहव्वुर राणा से दोबारा मिलता है, और फिर ये लोग प्लानिंग करते हैं। और तहव्वुर राणा की जो कंपनी थी, वीज़ा कंपनी थी, वो अपनी वीज़ा कंपनी को मुंबई में खोलते हैं। और अब उस कंपनी के नाम पे तहव्वुर राणा खुद इंडिया नहीं आते हैं, वो आता है, सॉरी, तहव्वुर राणा खुद इंडिया नहीं आता है, वो इसको डेविड को भेजता है। और डेविड का जो मेन काम रहता है, वो कंपनी तो बस नाम की है, उनका काम क्या है भाई, वो आते हैं इंडिया का सर्विलेंस करने। वो फ़ोटोज़ खींचता है, वो सी रूट देखता है, चेक करता है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। इनफैक्ट वो पूरा चेक कर लेता है कि भाई इन्हें कहाँ, मतलब अपनी पूरी तैयारी यहाँ बनवा लेते हैं कि भाई इन्हें कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है, कितनी दूरी पे क्या है, सारे लोकेशंस तय होते हैं। उसके बाद इन सब की एक पीपीटी बनाई जाती है पाकिस्तान में। वहाँ पे फिर इन 10 लड़कों को पूरा बताया जाता है आपको कैसे जाना है, क्यों जाना है। फिर ये सब होने के बाद इनकी जो अटैकिंग की डेट रहती है वो सबसे पहले चेक की जाती है 13 सितंबर 2008, जो कि रोज़ा की डेट है, मतलब उस दिन रोज़ा था। तो भाई, पर प्रॉब्लम क्या होगी ना, पहले ये लोग 13 सितंबर को ही हमला करने वाले थे, पर तब इन्हें खबर मिलती है कि जो इंडिया में रॉ है, RNW, तो इसको थोड़ा सा खबर लग गई है कि इंटेलिजेंस को कहीं से पता चलेगा कुछ दिक्कत है, तो यहाँ पे मुंबई और दिल्ली में बहुत हाई अलर्ट है। तो उस समय ये हमला करना ख़तरे से खाली नहीं था। तो फिर इन लोगों को ये डेट रोकनी पड़ती है, और लड़के उदास हो जाते हैं, कहते हैं उनको बड़ा शौक़ था भाई दगाने का, सॉरी, है ना। तो उदास हो जाते हैं, फिर उसके बाद अगली डेट का इंतज़ार करते हैं। फिर 21 नवंबर को इनकी डेट अनाउंस होती है कि भाई अब डेट आ गई है, 26 नवंबर 2008 आपको जाना है और धमाके करने हैं। उसके बाद इनके लश्कर ए तैयबा का एक मेंबर होता है लखवी करके, वो इन्हें समुद्र तक लेकर जाता है। वहाँ पे समुद्र पे एक बोट से लेकर एक अल हुसैनी नाम की एक शिप थी, पाकिस्तानी शिप, वो इनको थोड़ी दूरी तक लेकर चली जाती है, जहाँ पे उनको एक इंडियन बोट दिखती है जिसका नाम था कुबेर। उस बोट पे 4-5 मछुआरे थे, ये लोग उनको पकड़ते हैं, उनको मारते हैं, और उस बोट के सहारे अपने ये जहाँ पे इनको उतरना रहता है वहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना, जैसे ये लोग उतरते हैं तो थोड़ी दूरी पे इनको एक आदमी मिलता है, भरत तोमरे, जो इनसे पूछता है कि भाई कौन हो, कौन, मतलब उसको थोड़ा सा शक होता है, वो पूछता है। तो फिर सब लोग यही जवाब देते हैं, भाई स्टूडेंट है। वो थोड़ा सा और इंट्रोगेट करने की कोशिश करता है, तो जो कसाब था वो उस पर गुस्सा आ जाता है, कहता है अरे यार माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम से काम रखो, मेरे से तुम्हारा मेरे से क्या मतलब है। तो तोमरे साहब को थोड़ा सा शक होता है, पर फिर वो लोग निकल जाते हैं। उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं, पर ये पुलिस की एक छोटी सी गलती हो जाती है कि वो इनकी बातों पे ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है अरे छोड़ो यार कुछ भी होगा, ऐसे वैसे इनको जाने दो। अब ये जो 10 लड़के थे
इन लोगों का 5-5 का ग्रुप बनाया गया था। क्या क्या लोकेशंस थी मैं भी आपको बताता हूँ। तो उनमें से पहले मैं आपको लोकेशंस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ आगे क्या होता है, ठीक। तो जो लोकेशंस थी, पहला था CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि उस टाइम में VST स्टेशन कहा जाता था, जो कि इनके लैंडिंग लोकेशन से करीब 3.5 किलोमीटर दूर था। अब मैं तुमको आपको बताता हूँ कि भाई लोकेशंस क्या थी, उनकी दूरी कितनी थी और वहाँ पे कौन कौन लड़का जाने वाला था। सबसे पहले VST स्टेशन 3.5 किलोमीटर दूर था, इस्माइल और कसाब वहाँ पे जाते हैं। अगला अगला लोकेशन ताज होटल, 1 किलोमीटर की दूरी पे जावेद और हाफिज़। फिर लियोपोल्ड कैफ़े, यहाँ की खासियत क्या थी कि यहाँ पे ज़्यादातर ब्रिटिशर्स रहते थे और इनका तैयारी थी कि भाई ब्रिटिशर्स को मारना है, ब्रिटिशर्स को मारना है। तो जो कि करीब करीब 900 मीटर की दूरी पे था। नरीमन हाउस करीब 450 मीटर की दूरी पे था, इसलिए यहाँ पे जो लड़के जाते हैं, इमरान और नरीवन। लियोपोल्ड कैफ़े में साइब और नसीब जाते हैं। नरीमन हाउस में इमरान और नरीवन जाते हैं। ये दोनों पैदल ही निकलते हैं क्योंकि काफ़ी करीब में था, बाकी लोग टैक्सी लेते हैं। और उसके बाद बचता है ओबेरॉय हाउस, जिसमें फ़रहद और अब्दुल जाते हैं। तो इन मतलब क्या बोलते हैं, 5 लड़कों में से 8 उतरते हैं, 2 रुकते हैं। 2 कौन रुकते हैं? फ़रहद और अब्दुल। क्यों रुकते हैं? क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो वो रोड से ही जाते, टैक्सी पकड़ते या फिर पैदल जाते, ठीक। पर इन लोगों के लिए इन्होंने सोचा ओबेरॉय हाउस में अगर ये लोग बोट से जाएंगे, बोट से ओबेरॉय हाउस पे जाएंगे तो उनको ज़्यादा करीब पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय टैक्सी, ठीक। तो इस वजह से 8 ही लड़के उतरते हैं, 2 लोग रुकते हैं, फ़रहद और अब्दुल, ठीक। अब चलते हैं भाई। ये लोग उतरे भाई, टैक्सी लिए। 2 लड़के क्या नाम था उनका, इमरान और नरीवन, ये दोनों पैदल निकल जाते हैं। बाकी सब लोग 2-2 के ग्रुप में टैक्सी लेते हैं। और टैक्सी में भी खासियत क्या रहती है, जिस भी टैक्सी में बैठते हैं उसमें एक टाइम बॉम्ब सेट करते हैं और नीचे रख देते हैं। जिनमें से 2 टैक्सी, जो कि एक CST के लिए गई थी, दूसरी लियोपोल्ड कैफ़े के लिए गई थी, ये दोनों टैक्सी ब्लास्ट हो जाती हैं। जबकि जो टैक्सी ताज होटल के लिए गई थी, उसका जो ड्राइवर था वो देख लेता है ये बॉम्ब वगैरह, तो वो टैक्सी बच जाती है दबने से। अब चलते हैं, तो अब एक एक करके कहानी को बढ़ाते हैं। सबसे पहले CST पे अगर हम लोग चलें तो वहाँ पे जो 2 लड़के जाते हैं उनका नाम है इस्माइल और कसाब, ठीक। ये लोग वॉशरूम में जाते हैं CST के, वहाँ पे अपने हथियार तैयार करते हैं। उसके बाद कसाब जो था वो बंदूक चलाना शुरू करता है। करीब AK-47 थी इनके पास, कई सारे मैगजीन्स थी। AK-47 शुरू करता है और इस्माइल वो बम्बार्डिंग शुरू करता है, यानी हथगोला फेंकता है ना। उसके बाद करीब करीब 9:30 से लेके 10:45 तक ये लोग ये काम करते हैं और पूरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस खाली कर देते हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ एंड ऑल द पैसेंजर्स, ठीक। उसके बाद इसमें पता चलता है 58 लोगों को इन्होंने मारा है, 108 इंजर्ड हुए हैं और 8 पुलिस वाले मारे गए हैं, ठीक। उसके बाद ये लोग निकलते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं, ढूंढते हैं और 1 घंटे मतलब भागते भागते, पुलिस से भागते भागते ये लोग कामा हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। हालांकि कामा हॉस्पिटल में तब तक खबर पहुंच जाती है और जितने भी लोग थे वहाँ कामा हॉस्पिटल में, सब अपने डोर्स बंद कर लेते हैं, लाइटें बंद कर लेते हैं। और दूसरा, इनके पास कामा हॉस्पिटल का कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं था, तो ये वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं थैंकफुली, और ये थोड़ी देर में वहाँ से निकल जाते हैं। इनका अगला प्लान था कि भाई मालाबार हिल पे जाना है, वहाँ पे अब हमला करना है। पर मालाबार हिल पहुँचने से पहले ही जो हेमंत करकरे होते हैं, जो कि मुंबई के ATS के हेड होते हैं, ATS यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उसके हेड होते हैं, उनको ये सब पता चलता है और ये लोग भी गाड़ी वाड़ी लेके उनके पीछे निकलते हैं, जहाँ पे आखिरी बार कसाब और इस्माइल देखे गए थे। पर जैसे ही वो लोग उन लोगों लोकेशन तक पहुँचते हैं, इस्माइल और कसाब ये दोनों झाड़ियों में छुपे रहते हैं और भाई उन लोगों पे ओपन फायरिंग शुरू कर देते हैं। उस जीप पे पुलिस वाली जीप में 5 पुलिस वाले थे, जिन 5 में से 3 मर गए थे, 1 बेहोश था और 1 ज़िंदा बच गया था। हालांकि जो ज़िंदा बचा था, क्योंकि एक तो बेहोश हो गया था ना, जो ज़िंदा बचा था जिसके कंधे पे ऐसे गोली लगी थी, वो उनका नाम मेरे को नहीं ध्यान आ रहा, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने भी मतलब ये नहीं कहा कि भाई मैं ज़िंदा हूँ, नहीं, वो उन्होंने एक्टिंग की और ताकि उनके बारे में उनको पता चल सके। उसके बाद फिर ये लोग निकलते हैं आगे तक, मतलब गाड़ी इनको मिल गई, इनको गाड़ी चाहिए थी मालाबार हिल तक जाने की, और टैक्सी वगैरह सब रुक गई थी। तो ये लोग निकल जाते हैं। थोड़ी दूरी चलने के बाद जब इन्हें लगता है कि इनकी जो गाड़ी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बमबारी की थी, तो वो गाड़ी अब ख़राब हो गई थी। तो ये गाड़ी से उतर जाते हैं और गाड़ी से उतरने से पहले इनको खबर लग जाती है कि जो भाई एक बंदा बेहोश है, तो वो उसको मार डालते हैं, है ना। और हेड कांस्टेबल अरुण यादव जी ये ज़िंदा थे, अकेले ज़िंदा बचे पर्सन थे, जो कि बेहोश था। उसके मोबाइल में रिंग बजी और जैसे ही रिंग बजी, ये अरुण यादव जी ने बताया ये सब, कि जैसे ही रिंग बजी
कसाब ने बंदूक पीछे की और मार दी उनको। पर थैंकफुली जादव जी पे इन्होंने गोली नहीं चलाई, इनको लगा कि भाई वो ऑलरेडी डेड हैं। और उसके बाद जब ये लोग अपनी गाड़ी बदलते हैं तो ये फिर एक स्कोडा की कार पकड़ते हैं, और जिसमें फैमिली रहती है। पर थैंकफुली ये फैमिली को पता नहीं, जल्दबाजी में फैमिली को छोड़ देते हैं मारना, और बस अपनी अपनी नहीं, उनकी स्कोडा कार पकड़ के निकल जाते हैं मालाबार हिल के लिए। हालांकि अरुण जादव जी जिंदा थे, वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और मालाबार हिल का पूरा रास्ता ये लोग ब्लॉक करते हैं और बैरिकेड्स लगाते हैं ये लोग, और मजबूत बैरिकेड्स, मतलब ऐसी बैरिकेड जो वो स्कोडा कार जिसको तोड़ नहीं सकती। जैसे नॉर्मली जो बैरिकेड्स रहते हैं, अगर उनके ऊपर से गाड़ी गुजार दोगे तो वो हट जाएंगे, पर वो मजबूत वाले लगाए थे। तो जहाँ पे गाड़ी इस्माइल चला रहा था, और वो सोचता है कि भाई किनारे से, बैरिकेड्स के किनारे से निकलने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं वो थोड़े से सफल हो जाते हैं, पर छोटी सी गलती हो गई उनसे ड्राइविंग में और गाड़ी फंस गई। और ये फंसते ही भाई वहाँ तो पुलिस वाले सब इकट्ठे हो गए, पर डर सब रहते क्योंकि उनके पास बहुत ख़तरनाक वेपन्स थे। पर उसके बावजूद भी एक बहुत ही कमाल के हमारे ऑफिसर्स थे, एक नाम नहीं याद आ रहा, आई एम सॉरी फॉर दैट, हो सकता है मैं नीचे लिख दूँ अगर ध्यान आए तो ना। तो एक हमारे हेड कांस्टेबल साहब थे, अरुण यादव नहीं, दूसरे की बात कर रहा हूँ, वो ओमकार, एक तोमरे करके कुछ थे, नहीं सॉरी ओमकार कुछ ऐसे थे। वो एक्स मिलिट्री रिटायर्ड आदमी थे। तो भाई उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सीधा कसाब को पकड़ने के लिए वो कूदे। हालांकि उसने उनके ऊपर 5-5 गोलियां चला दी थी और वो शहीद हो गए। स्टिल केवल उनकी वजह से, क्योंकि इस्माइल तो मार डाला गया, पर कसाब केवल, और उन्हीं की वजह से कसाब ज़िंदा पकड़ा गया, जिसकी वजह से हमें पता चला कि भाई हाँ ये सब, जिसकी वजह से प्रूफ हो पाया कि भाई ये सब कुछ पाकिस्तान का किया धरा है। अब अगली लोकेशन पे चलते हैं, लियोपोल्ड कैफ़े पे, जहाँ पे करीब 11 लोगों को इन लोगों ने मारा। लियोपोल्ड कैफ़े में कौन गया था? साहिब और नसीब। अब इन लोगों का क्या प्लान था कि भाई पहले लियोपोल्ड कैफ़े में सबको मार के, क्योंकि ये काफ़ी छोटा कैफ़े, बहुत बड़ा जगह नहीं है ये। इनका क्या प्लान था कि भाई लियोपोल्ड कैफ़े में मार के हम लोग ताज होटल जाएंगे, जहाँ पे ताज होटल में हम लोग जावेद और हाफिज़ की मदद करेंगे, ठीक, क्योंकि इनका मेन जो लोकेशन थी वो ताज होटल थी, है ना, और ताज होटल और CST। लियोपोल्ड कैफ़े में इन्होंने करीब 11 को मारा, 28 इंजर्ड हुए, और फिर ये ताज होटल के लिए निकल गए। अब ताज होटल में साहिब और नसीब पहुँचे, और इन्होंने पहुँचते ही ओपन फायर कर दिया। अब खास चीज़ जानते हो, गौतम अडानी का नाम सुना है? एट दैट टाइम जब ये हमला हो रहा था वो वहाँ पे अवेलेबल थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो जैसे ताज होटल का अगर आप मैप देखोगे तो वहाँ पे एक, यहाँ पे जैसे लॉबी है, सॉरी, यहाँ पे लॉबी है, फिर यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस रूम है। तो गौतम अडानी यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में थे, और ये वापस लॉबी की तरफ जा रहे थे जहाँ पे हमला शुरू होने वाला था। पर थैंकफुली कि गॉड का ब्लेसिंग थी जो भी था, ये उनको याद आता है कि भाई एक मीटिंग और है, इनको और काम है थोड़ा सा, और ये कॉन्फ्रेंस रूम में लौट जाते हैं, जहाँ पे फिर उतने ही थोड़ी देर में पता चलता है कि भाई लॉबी में फायरिंग शुरू हो चुकी है। और ताज होटल में भी ये लोग काफ़ी लोगों को मारते हैं। उसके बाद ये लोग 5th फ्लोर पे जाते हैं, जहाँ पे, क्योंकि वो एक बिज़नेस वाली जगह है, तो ये लोग कोशिश करते हैं किसी बड़े आदमी को ढूंढने की, पर ये लोग नाकाम रहते हैं। उसके बाद 6th फ्लोर पे जाके ये लोग रूम नंबर 520 पे कब्ज़ा करते हैं। वहाँ पे जो एक रहते हैं उनको बाथरूम में बांध डालते हैं, लोग बांधते हैं। उसके बाद रूम नंबर 520 को ही अपना ये लोग कंट्रोल सेंटर बना लेते हैं। पाकिस्तान से किसी से बात करते हैं जिसको ये लोग चाचा बुलाते हैं, साहिब और नसीब। उतनी देर में इनके होटल पे साहिब और नसीब नहीं, जावेद और हाफिज़, ये लोग 520 को अपना कंट्रोल रूम बनाते हैं। उतनी देर में साहिब और नसीब, जो कि लियोपोल्ड कैफ़े पे हमला करके लौट चुके हैं, वो लोग ताज होटल के स्विमिंग पूल पर तक पहुँचते हैं, वहाँ पे लोगों को मारते हैं। उसके बाद ये लोग फिर जाते हैं वहाँ ताज होटल के, क्योंकि ये लोग बात कर चुके हैं, तो सीधा रूम नंबर 520 पे पहुँचते हैं। वहाँ पे ये चारों लोग मिलते हैं, और ख़ास चीज़ क्या थी ना, इन लोगों में ज़रा भी डर नहीं था। इन लोगों को कोई चिंता नहीं थी पकड़े जाएंगे या क्या होगा, कुछ मर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं थी। ये बात हमें उन्होंने बताई जो बांधे गए थे बाथरूम में, वो सब कुछ सुन रहे थे। उनका नाम सॉरी मैं नहीं लिख पाया। उसके बाद कोई जगह नहीं मिला इनको नेगोशिएट करने की, और ये लोग काफ़ी समय तक वहीं पे रुके रहे। और उसके बाद इन्होंने 6वें फ्लोर पे आग लगा दी पूरा। अब नेक्स्ट लोकेशन पे है नरीमन हाउस। तो ये भाई ज्यूइश का प्रेइंग सेंटर था, तो यहाँ पे भी काफ़ी फॉरेनर्स थे। तो यहाँ पे पहले ये लोग मारते नहीं लोगों को, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से बड़े लोग थे। पहले ये लोग उनको होस्टेज बनाते हैं, गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ मैक्सिकन सिटीजन्स थे, उनसे कोशिश करते हैं कि भाई, पर कोई बात नहीं बनती, तो एट द एंड वहाँ पे मौजूद 9 लोगों को ये मार डालते हैं, ठीक। उसके बाद आता है ओबेरॉय होटल पे, ओबेरॉय होटल या फिर ओबेरॉय हाउस भी इनको कह सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली। यहाँ पे पहले ये लोग मेन बिल्डिंग में घुसते हैं, पर वहाँ पे कोई उनको मिलता नहीं है। उसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश करते हैं, पर उतनी देर में जब तक ये घुस पाते हैं उतनी देर में वहाँ से सब भाग जाते हैं।
उसके बाद ये लोग 2 स्टाफ के मेंबर्स को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं भाग पाते, इनको पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद पूरे जो होटल था उस पे आग लगाने को कहते हैं अल्कोहल से। तो पहले एक बंदे को पकड़ते हैं, कहते हैं अल्कोहल डालो, उस पे आग लगाओ। पर उसने अल्कोहल तो डाल दिया, पर आग लगाने में बहुत डर रहा था। तो क्या नाम था ओबेरॉय होटल वालों का, तो जो अब्दुल था वो गुस्से में उसके ऊपर गोली चला देता है और वो मर जाता है। और दूसरे वाले से कहते हैं, तो फिर वो दूसरा वाला पूरे होटल पे आग लगाता है अपने हाथों से। इसके बाद ये लोग कोशिश करते हैं कि भाई ओबेरॉय होटल, क्योंकि काफ़ी बड़ा होटल है, तो वहाँ पे कोशिश करते हैं कि भाई कोई वीआईपी आदमी हो तो उसको पकड़ें और उसके साथ नेगोशिएट करवाएं गवर्नमेंट के। पर उसके लिए फिर उन्होंने जिस बंदे को पकड़ा था, प्रदीप नाम था उसका, जिस बंदे को पकड़ा था उससे कहते हैं कि हमें लेकर चलो। पर वो लिफ्ट में जाता है और अपने आप को ही लिफ्ट में बंद कर लेता है। तो ये लोग कोशिश करते रह जाते हैं पर उसको पकड़ नहीं पाते हैं। फिर नाकाम होकर इन्हें वहाँ से निकलना पड़ता है। अब आपको मैंने पूरी स्टोरी समझा दी है। कसाब पकड़ा गया। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई ना, दिल्ली उल्ली तक खबर पहुँच चुकी थी। एनएसजी कमांडोज तैयार थे, पर एनएसजी कमांडो तैयार थे पर उन्हें ले आने वाला प्लेन चंडीगढ़ में था। करीब 320 कमांडोज तैयार थे, तो एट द एंड केवल 360 कमांडोज आई थिंक तैयार थे, जिनमें से केवल 120 को भेजना पड़ा, क्योंकि भाई वहाँ पे प्लेन नहीं था और केवल जो प्लेन था वो केवल 120 की कैपेसिटी वाला था। तो करीब 26, 27, 28 तक ये लोग पहुँचते हैं। तब तक वहाँ पे सीआरपीएफ, मिलिट्री सब पहुँच ही रहती है। और ये लोग जितने भी बंदी लोगों, मतलब मार तो बहुत लोगों को इन्होंने डाला था। उसके बाद ये लोग मारपीट क्या, सीधा डायरेक्ट किलिंग करते हैं। और ओनली पर्सन जो बचा था वो था कसाब। इसीलिए आपको ज़्यादातर सुना होगा कि अजमल कसाब का नाम आपने ज़्यादा सुना होगा। और यहीं पे जो मेन स्टोरी थी, जो कहानी थी कि भाई मार डाले गए, उसके बाद कसाब को पकड़ा गया, बाद में उसे फांसी हो गई। और कसाब के नाते ही हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। बाकी टैक्सी ड्राइवर से हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमें सीसीटीवी से इन्फॉर्मेशन मिली। और ख़ास चीज़ ये थी कि हमने ज़्यादा कुछ इससे सीखा नहीं। हमारे वेपन्स आज भी वैसे ही पुराने तरीके के हैं कि भाई अगर कोई एडवांस वेपन लेकर, उस समय AK-47 बहुत हाईएस्ट एडवांस लेवल का था। आज उससे भी एडवांस गन्स हैं हमारे पास, पर एट द टाइम ऑफ 2008 AK-47 वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गन। भाई वो लेकर वो लोग घुसे थे, और ना जाने कितने ग्रेनेड्स थे, ना जाने कितने मैगजीन्स लेकर वो लोग निकले थे। मैगजीन समझ रहे हो ना, वो मैगजीन पढ़ने वाली नहीं होता है, देख लेना। तो यही थी ये कहानी, और तो कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और वीडियोज़ लाने की बहुत कोशिश करूँगा। जो भी जिस प्रकार की वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर डालूँगा। थैंक यू।